चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ज्यादा सही टर्म रहेगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर आर लगा हुआ है, और उस सर्किट में अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। आपका ऐसा सर्किट है, ये आपका रेजिस्टर आर, इस पर आपने क्या दिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया। मान लीजिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका रेजिस्टेंस है R। तो अभी क्या होगा, ठीक है, लेट द अप्लाइड वोल्टेज बी, लेट द अप्लाइड वोल्टेज बी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब I आपको पता है क्या होता है, I इक्वल टू वी बाई आर। वी नो I, करंट I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां से आपका करंट कितना हो गया, I इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अगर इस I को हम कंपेयरिंग I इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी विथ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इस I इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी को हम I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो यहां से मेरा आ जाता है I नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। ये क्या बता रहा है I नॉट, ये बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये आपको बता रहा है। जैसे आपका वी नॉट बताता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैसे ही I नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर आपको बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन हो गया आपका ये वाला I इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, दूसरा हो गया I नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। यहां तक पहले लिख लीजिए, लिख लिया आप लोग। अब देखिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक्सप्रेशन आपने देख लिया, अगर V का एक्सप्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो I का एक्सप्रेशन होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि दोनों का वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। सपोज करिए ये आपका ग्राफ है, इधर आपका V, इधर आपका T, साइन के जैसा वेरिएशन होगा V का, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, V नॉट। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा तो V का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, V नॉट। तो V का मैक्सिमम वैल्यू आपका V नॉट, ठीक है। ये तो हुआ वोल्टेज का वेरिएशन। अगर करंट का वेरिएशन आपको इसी ग्राफ पर दिखाना हो कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो देखिए करंट भी आपका साइन, करंट का भी जो फंक्शन है साइन का फंक्शन है, तो करंट भी साइन के ही जैसा वेरी करेगा। फर्क ये हो जाएगा कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो इससे कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि आप V नॉट को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी बड़े नंबर से तो क्या होता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसका फर्क बस, ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, करंट का भी फर्क होगा कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। तो कैसा होगा इसका ग्राफ, ऐसा कुछ होगा जहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, I नॉट, और I नॉट है आपका V नॉट बाई आर। अब ये ग्राफ बताने का रीजन क्या है, ठीक है, तो आपको ही पता था। अगर आपको ही बोल देते कि बताओ V का ग्राफ कैसा होगा, आप एक साइन का ग्राफ बनाते, मैक्सिमम वैल्यू दिखाते, आप करंट का ग्राफ बनाते, मैक्सिमम वैल्यू दिखाते। इसको बनाने का रीजन है कि इससे आपको एक बात पता चल रही है कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है तो करंट का भी वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। जैसे जैसे जो वैल्यू जैसे जैसे V का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है वैसे वैसे करंट मैक्सिमम हो रहा है, जैसे जैसे V का वैल्यू जीरो हो रहा है करंट भी जीरो हो रहा है। मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मान लीजिए आप दो मित्र हैं, हमने आपको बोला जाओ यहां से दौड़ करके आओ 1 किलोमीटर और फिर वापस आ जाओ। आप लोग दौड़ना चालू किए बट एक साथ दौड़ रहे हो,
जहां जहां ये जा रहा है उसके बगल में आप भी जा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ रहा है, मतलब कि दोनों का फेज एक जैसा है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो ओमेगा टी होता है ना, ये आपको बताता है फेज। तो अगर इसका फेज ओमेगा टी है तो करंट का भी फेज क्या है? ओमेगा टी है। आई बात समझ में? ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ। यहां पर आप लिख सकते हैं कि बोथ वोल्टेज V and current, both voltage V and current I are in phase because they reach their maximum value at the same instant। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू भी सेम इंस्टेंट पर आ रहा है, मिनिमम भी सेम इंस्टेंट पर आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि दोनों जो है वो फेज में हैं। ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो रेड वाला ग्राफ है वो किसका है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, फेजर डायग्राम। फेजर का नाम आपने सुना होगा। फेजर डायग्राम क्या होता है? और फेजर डायग्राम इस चैप्टर का मतलब रीढ़ का हड्डी है। जिसको फेजर समझ में आ गया उसको ये समझ में आ गया, इसी समझ में आ गया। और फेजर का बहुत सारा क्वेश्चन, आपके जैक बोर्ड का तो बात नहीं कर रहे हो कि यहाँ तो डेरिवेशन से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी। जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन फेजर पे आ जाता है, और बहुत आसान क्वेश्चन। जिसको फेजर समझ में आ गया वो बना के ले जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। फेजर कुछ नहीं है, फेजर मतलब एक वेक्टर। ये जो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम में, और कुछ नहीं होता है। कैसा होता है? मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और मेरे को जो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं वेक्टर से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक वेक्टर से दिखाते हैं। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसके मैक्सिमम वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? कितना? इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इसके मैक्सिमम वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा होता है जितना इसका फेज है। यहाँ पे ओमेगा टी है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी बनाएगा। तो ये हो गया कौन सा वेक्टर? वेक्टर वी। ठीक है, अब क्योंकि जो आपका करंट जो है, करंट को भी अगर मेरे को वेक्टर से दिखाना है तो इसका भी जो फेज होगा, एंगल होगा, वो भी ओमेगा टी होगा ना, क्योंकि इसका भी ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी है। जब दोनों का ओमेगा में, अगर दोनों के एंगल में डिफरेंस होता तब ये वेक्टर आगे पीछे कहीं बनता, बट क्योंकि इसका भी फेज ओमेगा टी है, इसका भी फेज ओमेगा टी है, तो दोनों जो होगा इसी लाइन पर बनेगा, सेम एंगल बनाएगा। तो जो करंट है वो आपका हो गया इसी लाइन पर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो v से क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर तो ये बड़ा सिंपल सा दिख रहा है कि एक लाइन बना दिए v, उसी के ऊपर एक दूसरा लाइन बना दिए। ऐसा क्यों बना? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। जब हम लोग कैपेसिटर में चलेंगे, जब हम लोग इंडक्टर में चलेंगे, तो वहां देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जो होता है वो सेम नहीं होता है। दोनों का फेज जो होता है वो सेम नहीं होता है, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, आई बात समझ में? बना लीजिए इसको। इसी का है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फिर है प्योरली इंडक्टिव सर्किट जहां पे सिर्फ इंडक्टर लगा होगा। उसके बाद तीनों को साथ में लगाएंगे, LCR जिसको बोलते हैं, LCR सर्किट, फिर LC, फिर RC। आया समझ? लिख लिए? ठीक है, ये देखो, ये जो वेक्टर आपने बनाया है ना, इसी का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर, तो कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा बना रहा है ओमेगा टी, तो इसका प्रोजेक्शन इस ओर कितना हो जाएगा? वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इधर कितना हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। आ रहा है समझ में? तो इस वेक्टर का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो आपको वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। सिमिलरली जो करंट है, करंट आई जो है, इसका जब आप वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वेक्टर आई का वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको क्या देता है? करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, एवरेज पावर इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक बात बताइए,
पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, लिख दीजिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो I होता है, हियर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस I को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, मतलब कि पावर कितना हो गया, पावर हो गया आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है, पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्यों, क्योंकि हर एक टाइम पर टाइम के हिसाब से आपको पावर दे रहा है। लिखना बाद में, पहले समझ लो, हम आराम से लिखने का टाइम देंगे। ये जो पावर है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये आप टाइम टी का आप डालोगे, आपको पावर बताते देगा इस टाइम पर कितना पावर है, ठीक है। आपको निकालना है एवरेज पावर, ठीक है। कि एक, अगर आप रेजिस्टिव सर्किट में, जो भी हमने यहाँ पे बनाया था, अगर आपका सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर हो और अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें दे रहे हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसका एवरेज पावर कितना होगा फुल साइकिल में, आपको वो निकालना है। इंस्टेंटेनियस तो पता चल गया। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है पी एवरेज, जिसको हम लोग दिखाते हैं इस तरह से भी एवरेज पावर को, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी 0 टू टाइम टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी। आया समझ में। अगर ये फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, तो यहां पर इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी। इसको सॉल्व कीजिए, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 0 टू टी, और नीचे क्या आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, ठीक है। और टी पे अगर आप लिमिट पुट करिएगा 0 टू टी तो क्या आ जाएगा, टी ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका टी। ये समझ में आया ना, ये कैसे हुआ टी, किसी को दिक्कत, ठीक है। तो इसको हमने टी लिख दिया। अब देखो, अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर ले तो मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ के आगे हम सिर्फ इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी, ठीक है। यहाँ पर डी टी छूट गया, देखो डी टी था यहाँ पे, डी टी यहाँ भी है, डी टी यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, कल भी देखे थे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी 0 टू टी। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 डी टी 0 टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी 0 टू टी। अब ये जो है भाई साहब 1/2 डी टी, ये क्या बन जाएगा 1/2 टी, ये तो बन गया आपका क्या 1/2 इंटू टी, मतलब t/2, ये बन गया आपका t/2 माइनस इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t। तो आपका क्या आया t/2 माइनस, अब आप उसमें लिमिट पुट करिए, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा, ये आएगा साइन। ये क्या बन गया, साइन 0 बना, साइन 0 मतलब क्या, पूरा 0। साइन 2 इंटू ये टी से टी कट गया, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब क्या 0, मतलब ये पूरा आपका क्या हो गया 0। मतलब ये जो इंटीग्रल है, पूरा इंटीग्रल वो आपको क्या वैल्यू देगा, t/2, सिर्फ t/2। तो अब यहां पर आप पुट कर दिए t/2, तो एवरेज पावर आपका कितना आया, एवरेज पावर मतलब आई नॉट स्क्वायर आर इंटू t/2, और पहले से यहाँ पे t था, t से t कैंसिल, तो एवरेज पावर कितना आया आपका आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। आया समझ, लिख लीजिए। कहीं दिक्कत है इंटीग्रेशन में या कहीं पर भी तो पूछिए, बताइए, बोलो देवराज, क्या हाँ यहाँ तक समझ गए, यहाँ देखो, अगर ये साइन थीटा, अगर मान लो सिर्फ साइन टी होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता cos t, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी है,
तो जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये जो साथ में लगा होता है वो डिवीजन में आ जाता है। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में आता है, इंटीग्रेट जब करेंगे तो जो 2 ओमेगा है वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, मतलब वो डिवीजन में आ जाएगा। तो इसलिए हमने 2 ओमेगा को यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, और बताइए, ये आपने क्या किया, इस पे लिमिट लगाया। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो हमने लिखा sin 2 इंटू 2π/t, और जो स्मॉल t था उसके बदले हमने लिमिट रख दिया कैपिटल T। ठीक है, माइनस sin 2, फिर से ओमेगा की जगह 2π/t, और स्मॉल t की जगह हमने लिमिट रख दिया 0। ठीक है, t से t कैंसिल, ये पूरा क्या बनेगा sin 4π, और sin 4π का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा हो गया आपका 0, ये तो sin 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है 0 - 0, ये पूरा हो गया 0। तो फाइनल बचा गया आपका t/2। मतलब ये जो इंटीग्रल आपने लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t dt 0 to t, इसका वैल्यू आया t/2। तो इसी चीज को हमने फिर यहां पर लिख दिया, I0 स्क्वायर इंटू t पहले से था, इंटू t/2 जो इसका इंटीग्रेशन आया। अब t से t कैंसिल, बचा गया आपका I0 स्क्वायर r/2। लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। चलिए लिख लीजिए, हो गया। ये समझ में आया ना कैसे निकाल। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, अगर आपका मान लीजिए रेजिस्टर रहता, या आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टर है, अगर आप इससे डीसी पास करा रहे होते, डायरेक्ट करंट पास करा रहे होते, और उस डायरेक्ट करंट का मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं I0 होता, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का डायरेक्ट करंट का तो एक ही वैल्यू होता है I0। ठीक है, अगर इससे I0 पास कर रहा होता, इसका रेजिस्टेंस R होता, तो इससे पावर डिसिपेशन कितना होता, I0 स्क्वायर R। लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग करंट आप पास कराते हैं तो जो पावर डिसिपेशन है वो इसका जस्ट आधा हो जाता है। और यही कल हम लोग पढ़े भी थे, एसी का एडवांटेज क्या होता है, जो एवरेज पावर लॉस होता है एसी में, डीसी की तुलना में कम होता है। और इसका एक रीजन आप यहां भी देख सकते हैं कि जब आपने सर्किट आर से एसी पास कराया तो उसका जो पावर लॉस था डीसी की तुलना में आधा हो गया। हीट भी तो आधा हो गया। हाँ, हीट भी आधा हो गया था। ऐसा समझ। चलिए अगला हेडिंग डालिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगला हेडिंग डालिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मतलब अभी क्या है, आपके सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लग रहा है और आप इस कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए इसका वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया V = V0 sin ओमेगा t। let the applied voltage be, let the applied voltage be V = V0 sin ओमेगा t। कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था एक रिलेशन Q = CV, Q = C × V, जहां C था कैपेसिटेंस और V होता था पोटेंशियल डिफरेंस। याद है? Q = CV होता था। तो अगर Q we know for a कैपेसिटर पे मान लीजिए जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q, तो ये जो Q होता है फॉर ए कैपेसिटर Q = CV होता है, ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। तो अगर मेरे को यहां लिखना हो कि इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, तो V के बदले हम लिख देंगे V0 sin ओमेगा t। तो लिख देते हैं Q = C V0 sin ओमेगा × t। ठीक है। करंट आपको पता है क्या होता है, I = dq/dt होता है। we also know I = dq/dt। तो अगर मेरे को यहां से करंट निकालना है कि सर्किट में करंट का वेरिएशन कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को डिफरेंशिएट कर देते हैं डिफरेंशिएट। I हो गया आपका dC V0 sin ओमेगा t/dt। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा I = C V0 × ओमेगा cos ओमेगा t। होगा क्या, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, यहाँ पे ओमेगा है, ये ओमेगा आपका बाहर आ गया। ठीक है। अब देखिए इसी I को हम लिख सकते हैं I = C ओमेगा × V0 cos ओमेगा t। ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको चेंज करके लिखने का कोशिश करते हैं, तो I हो गया आपका V0 / 1/C ओमेगा × cos ओमेगा t। यहाँ देखना
सी ओमेगा वी नॉट था, वी नॉट को हमने यहीं रखा, सी ओमेगा को हम 1/c ओमेगा लिख सकते हैं, ये ऊपर जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? हम पहली बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने रेजिस्टिव सर्किट में देखा था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, और आई नॉट का जो वैल्यू आया था वी नॉट बाई आर आया था। तो यहां पर भी हम वी नॉट बाई कुछ जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वहां पे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर आया था, यहां पे भी हम वी नॉट बाई आर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या होता है भाई हम आगे देखेंगे, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू वी नॉट बाई 1/c ओमेगा, तो आपने लिख दिया 1/c ओमेगा। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं क्या आप? लिख सकते हैं कि आपको पता है कि जब आप इसको साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे π/2 प्लस ओमेगा टी, तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, cos ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो ये जो 1/c ओमेगा बना, 1/c ओमेगा, इसको हम बोलते हैं xc, इसको हम नाम देते हैं xc इक्वल टू 1/c ओमेगा। ये क्या होता है, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका नाम होता है। xc इक्वल टू 1/c ओमेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं I इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और अगर हम इस I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू अगर हम लिखें इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी और इससे कंपेयर करें तो आई नॉट का वैल्यू क्या आ गया आपका, आई नॉट आ गया आपका वी नॉट बाई XC। जैसे रेजिस्टर में क्या आ रहा था, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर आ रहा था, यहाँ पे आर के बदले क्या आ गया XC, और XC का वैल्यू है 1/c ओमेगा। जैसे वहां आर बताता था, आर क्या बताता था, आर था आपका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो XC ये क्या बताएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। आया समझ में? पहले यहां तक लिख लीजिए। तो लास्ट में वहां से लास्ट स्टेप कैसे किए थे? ये नहीं उसके नीचे ये पूरा वहां से 1/c ओमेगा को आपने बोल दिया XC, तो यहाँ पे V0 बाई XC हो गया। ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने करंट का जो इक्वेशन है इसको हम लिखें आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। तो अगर हम इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखेंगे तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0 बाई XC। कंपेयर करके देख लो, आई नॉट बराबर V0 बाई XC, तो इसी आई नॉट को हमने लिख दिया V0 बाई XC। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, यहाँ पे π/2 छूट गया था, π/2 ऐड कर लेना। साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहाँ भी π/2 आएगा, वहीं पे आ रहे हो। देखो आपने वोल्टेज दिया था V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, करंट क्या बन के आया, करंट आया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, जहां आई नॉट क्या है, आई नॉट है V0 बाई XC। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि हमने इतना इसको कन्वर्ट करके यहां पर जो कॉस आया था उसको साइन में कन्वर्ट क्यों किया, क्यों, ताकि आपको पता चल सके कि V0 और I0 दोनों साथ चल रहे हैं या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। अब देख सकते हो यहां भी साइन फंक्शन, यहां भी साइन फंक्शन, यहां अगर फेज आपका ओमेगा टी है तो यहां फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब करंट जो होगा वो वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा होगा, करंट वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा होगा। अब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे दिखेगा देख लो। टी यहां पर V, वोल्टेज का ग्राफ जैसे साइन का ग्राफ होता है सेम, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या होगा, V0। जब आप करंट का ग्राफ बनाने जाएंगे, देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0, यहां पे 0 पुट करिएगा वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज तो 0 है। जब आप टाइम t इक्वल टू 0 करंट में पुट करिएगा तो देखिए ये तो ओमेगा टी तो 0 हो गया, बट ये पूरा फंक्शन क्या बना, I इक्वल टू आई नॉट साइन π/2, और साइन π/2 मतलब क्या, करंट का वैल्यू वहां पे मैक्सिमम होगा I0। आया समझ में? मतलब जब वोल्टेज 0 हो रहा था
टाइम t इक्वल टू 0 पे जब वोल्टेज जीरो हो रहा था, वहां पे करंट जीरो नहीं था। करंट का वैल्यू कितना था? करंट का वैल्यू था I नॉट। ठीक है, जब वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम होगा ना, कहां पे मैक्सिमम होगा? जब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2। जब ओमेगा टी का वैल्यू π/2 होगा तब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, कितना होगा? V नॉट। जब ओमेगा टी का वैल्यू π/2 होगा तो करंट कितना होगा? π/2 प्लस π/2 मतलब साइन पाई, मतलब करंट जीरो होगा। जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है वहां पे करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। आया समझ? फिर से जब आपका यहां पे वोल्टेज जीरो होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और जब करंट वोल्टेज फिर से मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा? जीरो। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो, इसका जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो π/2 का है। मतलब कहने का मतलब है रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा था तब करंट मैक्सिमम हो रहा था। यहां पर करंट जो है वो वोल्टेज से पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है। समझे? वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, यहां पर करंट मैक्सिमम हो गया उससे π/2 पहले। मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। क्या बोलते हैं हम? करंट इज लीडिंग वोल्टेज, या फिर वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट। कितना से? π/2 से। क्यों? क्योंकि करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज से π/2 पहले ही अचीव कर ले रहा है। आया समझ में? और ये सेम इसी कंपैरिजन को देखने के लिए हमने यहां भी साइन बनाया था, ताकि यहां, क्योंकि पहले से साइन था तो हमने भी इसको साइन बनाया ताकि हम कंपेयर कर सके। आया समझ में? बना लीजिए। ये I नॉट जो है V नॉट से छोटा क्यों होगा? क्योंकि आपने V नॉट को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लिख लीजिए। इसी का सेम कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम कैसा होगा? फेजर डायग्राम जहां हम वेलोसिटी और करंट को वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, कैसा होगा देख लेते हैं। अगर सपोज करिए ये आपका फेजर डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं, ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को एक वेक्टर से दिखाएंगे V, तो V जो है, V वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? ओमेगा टी। तो आपका ये हो गया आपका V जो एंगल बना रहा है ओमेगा टी। करंट जो वेक्टर होगा वो V वेक्टर से कितना ज्यादा एंगल बनाएगा? π/2। तो करंट जो होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ताकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस π/2। तो करंट जो होगा आपका इधर बनेगा। आया समझ? बना लीजिए। इसमें लिखिए इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योरली कैपेसिटिव, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलता है π/2 से, या फिर इसी चीज को हम उल्टा बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे चलता है π/2 से। लिख लीजिए। कुछ डाउट है क्या? प्योरली मतलब, प्योरली का मत अर्थ समझिए। प्योरली मतलब आपके सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, ना तो रेजिस्टर है ना ही इंडक्टर है। अभी ऐसा भी सर्किट आएगा जहां इस कैपेसिटर के साथ हम एक इंडक्टर को लगा देंगे, तो वो प्योरली कैपेसिटिव नहीं होगा। प्योरली कहने का मतलब है सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट में एक टर्म आया XC, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC का फॉर्मूला क्या आया था मेरा? 1/C इंटू ओमेगा आया था। इसी XC को हम लिख सकते हैं क्या? 1/C इंटू 2π न्यू। ये क्या है? ओमेगा होता है 2π/T। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T। 1/T क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी। 1/T फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको 1 मान लो, यहाँ पे 1 है, तो ये 1/T को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आया XC का? XC इक्वल टू 1/C इंटू 2π न्यू। आपको पता है
फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट करंट, जो न्यू का वैल्यू होता है, न्यू ये क्या होता है, जीरो डीसी के लिए। तो अगर डीसी के लिए न्यू जीरो हो गया तो एक्ससी का वैल्यू डीसी के लिए क्या हो जाएगा, 1/0 मतलब इंफिनिटी। ठीक है ना, मतलब कि एक्सी क्या बता रहा है, एक्सी बता रहा है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, और एक्सी का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, मतलब कि ये करंट को फ्लो करने देगा ही नहीं। एक्सी का काम क्या है, करंट को रोकना। और डीसी के लिए जब आप डीसी पास कराएंगे सिर्फ कैपेसिटर से, तो उसके लिए एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ये करंट को फ्लो करने देगा ही नहीं। तो इसकी वजह से हम लिखते हैं कि when a DC passes through a purely capacitive circuit, then the circuit behaves as an ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब उससे करंट फ्लो करता ही नहीं है। क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि एक्सी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है और ये करंट को फ्लो करने नहीं देता है। एक्सी है क्या, बहुत लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकता है, आप नोट्स पलटिए 4 दिन के बाद, एक्सी था क्या भूल जाओ, एक्सी का डिफिनेशन लिख लो। एक्सी मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस is the effective opposition offered by the capacitor to the flow of current through the सर्किट। मतलब एक्सी क्या बता रहा है, वो ऑपोजिशन जो कैपेसिटर करंट को फ्लो करने के लिए लगा रहा है, उसको रोक रहा है, उसको आपको एक्सी बताता है। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/c इंटू ओमेगा या फिर 1/c इंटू 2π न्यू। लिख लीजिए। एक और चीज देख लो यहां पर, डीसी के लिए तो न्यू जीरो होता है, ठीक है। एसी के लिए, फॉर एसी न्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता, ये क्या कोई फाइनाइट नंबर होता है, मतलब कुछ नंबर होता है इसका। तो एक्सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/c इंटू 2π न्यू, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये करंट को फ्लो करने अपने थ्रू देगा। आया समझ, लिख लीजिए। लिख लिए सब लोग। ये जो एक्ससी होता है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, और काम तो ये भी वही कर रहा है जो रेजिस्टेंस करता था, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सी कितना है, ओम। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एक्सी का, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा जो आपका क्या होता है, रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस वाले के इस चैप्टर में आपको बताया गया था, उससे नोट कर लीजिएगा कि इसका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, इसमें और कुछ बचा क्या, आपने एक्सप्रेशन देख लिया, ग्राफ देख लिया, फेजर डायग्राम देख लिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख लिया। अगला हेडिंग डालिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। 5 अगर इतना बना के आ गए शुरू से अंत तक, मान लो 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बना के आ गए, भले आपको दे नहीं पाएगा लेकिन उसका मन आ गया आपको 5 में 10 दे के आ जाए, समझे। आपने एक एक चीज बता दिया, पूरा कैपेसिटिव सर्किट का एक्सप्रेशन आपने बताया, आपने ये बताया कि करंट जो है क्यों लीड करेगा, आप उसको ग्राफ से दिखा दिए, आप उसका फेजर डायग्राम बना दिए, आप ये भी बता दिए कि जो एक्सी आ रहा है वो क्या होता है। काफी है। अरे इतना लिखने में भाई आपको एग्जामिनर खुद आपके घर आकर नंबर देके जाएगा। अगला हेडिंग लिखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें क्या है कि आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर से आप क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पास करवा रहे हैं। मान लेते हैं कि इससे करंट पास कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ओमेगा t, इस इंडक्टर वाले सर्किट से पास कर रहा है। लेट द अल्टरनेटिंग करंट passing through the
inductive passing through the inductive circuit B I equal to I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। आपको पता है अगर इस इंडक्टर का, ये जो आपने इंडक्टर लगा रखा है, अगर इसका इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो आपको पता है कि क्या होगा जब भी किसी इंडक्टर से पहले आराम से समझ लीजिए, हम आपको लिखने का बनाने का सारा टाइम देंगे। आपको पता है कि जब एक इंडक्टर से, ये V जैसा लग रहा है, इसको L लिखते हैं, लग भी रहा था, इसका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस L है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी किसी इंडक्टर से करंट फ्लो करता है, इंडक्टर क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब भी इससे रिलेटेड इससे करंट फ्लो करेगा, ये आपका ईएमएफ जनरेट करेगा। कितना ईएमएफ जनरेट करता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ई इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, E इक्वल टू कितना होता है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दूसरी बात ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो ईएमएफ जनरेट होता है, ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि करंट इससे फ्लो ना करे। लेंज लॉ में हमने देखा था कि जब भी इसमें करंट ईएमएफ जनरेट होगा, वो इस तरह से जनरेट होगा कि वो करंट के फ्लो को अपोज करे। तो अगर इसके अपोजिशन करने के बावजूद आपको करंट फ्लो कराना है, तो आपको जो ईएमएफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो ईएमएफ क्या होना चाहिए, इसका बैटरी का जो ईएमएफ होना चाहिए, जो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ होना चाहिए माइनस ऑफ ई, ताकि ये इसके अपोजिशन को काउंटर कर सके, ठीक है। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ई। माइनस ऑफ ई का मतलब क्या, एल डी आई बाई डी टी। मतलब जो अल्टरनेटिंग सोर्स आप लगा रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए, तभी ये करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं तो ये ईएमएफ जनरेट करके करंट को फ्लो करने से रोक देगा। आया समझ में। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, करंट हमने इतना फ्लो कराया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करनी है वो कितनी होनी चाहिए, एल डी आई बाई डी टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आई का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू एल डी आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। तो V इक्वल टू क्या आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हमने लिखा V इक्वल टू आई नॉट इंटू एल ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। V इक्वल टू आई नॉट इंटू एल ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब ये देखो, रेजिस्टर के केस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। यहां पर ये जो है आई नॉट है, ये भी R का काम कर रहा है क्या, यस सर। जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, वैसे यहां पर I तो है और R के बदले आपको क्या दिख रहा है, एल ओमेगा। इसी एल ओमेगा को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं XL इक्वल टू एल ओमेगा, जहां पर XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपका V हो गया आई नॉट इंटू XL इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर आप इसको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस विथ I equal to comparing omega t. this with V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये V है, I नहीं है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका V नॉट कितना आया, V नॉट आया I नॉट इंटू XL। आया बात समझ में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया। करंट आपने कितना पास कराया था, करंट आपने पास कराया था, आपने करंट पास कराया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इतना करंट पास कराने के लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां V नॉट क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। किसी को दिक्कत, लिखिए पहले यहां तक। ये आया आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन, अगर आपका करंट इतना फ्लो कराना है तो। चलिए, मतलब ये है कि अगर आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट से इतना करंट पास कराना, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां V नॉट क्या होगा आपका आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है। एक्सएल का वैल्यू क्या था, एल ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से पाई बाई टू ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस V यानी कि वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसी को आप वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज V लीड्स करंट और करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। यहां पर आगे कौन चलेगा? वोल्टेज, पीछे कौन चलेगा? करंट। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? अगर हम ग्राफ बनाने जाए, अगर हमने देखिए, अगर आपका करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट का ग्राफ तो ऐसा बना, ठीक है। जब t0 तो I0, t0 तो I0। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्टेज है इसमें जब t0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। तो कि आपका क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो v का वैल्यू इसका मैक्सिमम होगा। कितना होगा? v का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब ये I से बड़ा क्यों होगा? करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? करंट का मैक्सिमम वैल्यू था आपका I नॉट। जो V नॉट का वैल्यू होगा वो इससे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेल, तो एक्सेल से मल्टीप्लाई हो तो V नॉट बड़ा हो जाएगा। तो आपका V नॉट का जो है जब टाइम t इक्वल टू 0 पर V नॉट जो होगा वो V का वैल्यू होगा V नॉट होगा। जब पाई बाई 2 होगा, जब पाई ओमेगा टी जब पाई बाई 2 हुआ तो करंट मैक्सिमम हो गया I नॉट। लेकिन जब यहां पर ओमेगा टी पाई बाई 2 होगा तो वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो जब करंट मैक्सिमम तब वोल्टेज 0। फिर जब करंट 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, और जब करंट मैक्सिमम तो फिर आपका वोल्टेज 0। मतलब इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आपका इस प्रकार से वेरी आपका ग्राफ करेगा। आई बात समझ में? ये V नॉट है आपका, V नॉट बराबर I नॉट इंटू XL। यहां देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है मतलब वोल्टेज जो V है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू करंट से पहले अचीव कर रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है। कितना पहले आ रहा है? पाई बाई 2। इसलिए हम बोलते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो करंट से लीड करता है। कितने से? पाई बाई 2 से। बनाइए, फिर इसका फेजर देखते हैं। अगर आप फेजर बनाएंगे तो जो करंट होगा, करंट वेक्टर, वो कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी, क्योंकि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका ओमेगा टी। वोल्टेज जो होगा वो इससे पाई बाई 2 ज्यादा है, पाई बाई 2 ज्यादा है, तो जो वोल्टेज बनेगा वो इससे क्या होगा? पाई बाई 2 ज्यादा बनाएगा। तो ये हो गया आपका V। आया समझ? कोई दिक्कत? बना लीजिए। अब देखिए जो एक्सेल है, एक्सेल क्या आया था? एक्सेल इक्वल टू एल ओमेगा, जिसको हम लोग बोले थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is the effective opposition offered by the inductor to the flow of current through the सर्किट। जैसा आपका XC था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो करंट को फ्लो करने से जो रेजिस्टेंस देता था उसको हम लोग बोलते थे XC। जो इंडक्टर करंट के फ्लो करने से आपको अपोजिशन देगा उसको हम लोग बोलेंगे XL। XL का फॉर्मूला क्या होता है? XL इक्वल टू L ओमेगा। XL को हम लोग लिख सकते हैं L, और ओमेगा होता है आपका 2 पाई न्यू फॉर DC। DC करंट के लिए क्या होगा? न्यू का वैल्यू होता है 0, तो XL का वैल्यू आ जाएगा 0। इसका मतलब XL 0 का मतलब कि इंडक्टिव जो सर्किट होता है वो करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करता है। इंडक्टिव सर्किट प्रोवाइड्स नो opposition to the flow of DC डायरेक्ट करंट को फ्लो करने के लिए इंडक्टर कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन फॉर AC के लिए क्या होगा? न्यू का जो वैल्यू होगा वो फाइनाइट होगा। न्यू का वैल्यू अगर फाइनाइट होगा तो XL का वैल्यू भी होगा वो भी फाइनाइट होगा। मतलब कि इंडक्टिव सर्किट होता है AC को ऑपोजिशन प्रोवाइड
करेगा। अब लिखते हैं एवरेज पावर लॉस इन केस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जैसे रेजिस्टिव सर्किट में निकाले थे, कैपेसिटिव में भी निकालना था, बट कैपेसिटिव में निकालना भूल गए। आप इंडक्टिव में देख लो, जैसे इंडक्टिव में निकालेंगे सिमिलरली सेम केस आपका उसमें भी होगा। जैसे यहां पर पावर लॉस निकालेंगे, वहां पर भी एवरेज पावर लॉस निकालेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक्सएल जो है, एक्सएल का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका भी ऐसा यूनिट ओम होगा और डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, एक्सएल का ऐसा यूनिट बराबर ओम। लास्ट टॉपिक है आज का, एवरेज पावर लॉस इन केस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कितना होता है निकालते हैं। आपको पता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो आपका करंट होता है वो क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज होता है वो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पावर क्या होता है? पावर होता है वी इंटू आई, होता है पावर इक्वल टू वी इंटू आई। तो अगर हम पावर को यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा मेरा? पावर इक्वल टू आई, वी के जगह आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो इसको लिख दिया जाए, पी आपका आ गया वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब पावर आपका आ गया वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। मतलब पावर आपका आ गया वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। किसी को दिक्कत? इसको कैसे कन्वर्ट किया है बता रहे हैं। ये जो आपका आया P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है? साइन 2a, समझे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे मेरा क्या बन गया? पावर इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। किसी को दिक्कत? ये क्या बता रहा है? ये पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे बता रहा है? कि जब आपको पावर, आप टाइम टी रखेंगे तो उस टाइम टी पर पावर लॉस कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? उस समय हमने देखा था, एवरेज पावर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी 0 टू टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी। लगा दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी। वी नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी, और ये इंटीग्रेट होकर क्या नीचे बन जाएगा? टी। ठीक है, तो हम अब देखो इस, हाँ डी टी यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? डी टी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के आगे हम सिर्फ इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से लेकर के टी तक। अब क्या करेंगे? बस आपका इस पे लिमिट पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए लिमिट, माइनस को बाहर रखिए, कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0 बाई 2 ओमेगा। टी से डी कैंसिल, कॉस 4 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 0। मतलब इस पूरे का वैल्यू आ गया 0। जब पूरे का ही वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या? एवरेज पावर लॉस का वैल्यू
जीरो। भाई साहब मल्टीप्लाई होगा ना भाई। वी नॉट आई नॉट बाई टू को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो जीरो होगा कि बचा रह जाएगा। यहाँ पे 1 रहता तब तो होता, कहाँ बोली। यही होता है, आप ज्यादा जब जॉली मूड में रहते हैं ना तो यही होता है। वी नॉट आई नॉट, इस पूरे का वैल्यू आया जीरो, इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो, तो वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। तो एवरेज पावर लॉस इन केस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और सिर्फ इंडक्टिव ही नहीं, कैपेसिटिव में भी यही होगा, कैपेसिटिव में भी ये होगा। क्या होगा, एवरेज पावर लॉस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। लिख लीजिए। एक बार ऊपर वाला लाइन में समझा दीजिए सर। इतना लंबा चौड़ा लिखित का जो कहाँ पे, ऊपर सेकंड लाइन। ये हाँ वहीं से थोड़ा समझा दीजिए तो बस। देखिए आपका आई इतना है, वी इतना है, कोई दिक्कत। नहीं। पावर का फॉर्मूला ये होता है, आपने v के बदले लिख दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई के बदले लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो हमने इसके बदले यहां पर लिखा कॉस ओमेगा टी, और इसके बदले ये तो साइन ओमेगा टी जैसा था वहां पे लिखा हुआ है। पाई बाई टू। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का ही वैल्यू होता है कॉस ओमेगा टी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन को, जो साइन अगर आपका साइन है और पाई बाई टू में आप थीटा ऐड कर रहे हैं तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आए समझ, चलिए लिख लीजिए। सर 2 से डिवाइड कैसे, 2 से इसलिए डिवाइड करिए क्योंकि मेरा ये बन गया साइन। इससे क्या हुआ, मेरे को इंटीग्रेट करने में, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन पता है साइन का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वो मेरे को पता है। और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको इसका यूज किया है। ठीक है, इतना क्योंकि जब पता है 0 तक है तो ये जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो एग्जामिनर को नहीं ना पता है, इतना आपको दिखाना पड़ेगा इतना करके। इतना जब पूछेगा भाई डेरिवेशन, आपको एक चीज बता दे रहे हैं, भले जैक आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता हो लेकिन डेरिवेशन वो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सर। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो किसी टाइम टी पर आपको पावर लॉस का फॉर्मूला बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। ये समझ में आया। अच्छा देखिए, अगर जहां पे आपका कैपेसिटिव सर्किट था, कैपेसिटिव सर्किट में क्या था, वहां V था आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I था आपका I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां पर भी आप पावर जब निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते, V इंटू आई करते, तो यहां पर भी जो ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन बन करके आता, और बाकी सेम प्रोसेस सॉल्व होता, और लास्ट में एवरेज पावर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव केस में भी और प्योरली कैपेसिटिव के केस में भी एवरेज पावर लॉस जो होता है सर्किट में होता है आपका जीरो। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे LCR सर्किट। अभी हम लोग अलग अलग किए, आपका इंडक्टिव अलग था, कैपेसिटिव अलग था, रेजिस्टिव अलग था। कल तीनों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए।